हाय स्टूडेंट्स, अपन 11th क्लास के बारे में बेसिक नॉलेज आपको दी। पार्ट 1 जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें बताया कि मैथमेटिक्स का चुनाव क्यों करते हैं, मैथमेटिक्स का क्या उपयोग होता है लाइफ में। कुछ मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि 10th क्लास से 11th क्लास में कैसे एंट्री करते हैं। और बेटा एक बात आपको बता दूं, जिस विद्यार्थी ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वहाँ पे आप प्रेस करें, फिर उसके बाद घंटी का निशान आएगा उसको प्रेस करें। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। अपने चैनल का नाम मैंने बताया था मैथ यूनिवर्स DL। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ टोटल वीडियो 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं आज वीडियो नंबर 2 में, और कुछ बेसिक नॉलेज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। देखिए बेटा, कल हमने आपको बताया कि आयोटा क्या होता है, रेडिकल साइन करनी चिन्ह कैसे हटाते हैं, रूट में संख्याएं कैसे मल्टीप्लाई की जाती हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि एक्स अक्ष को हमने कल क्या बताया था। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, हमने बताया था आपको एक्स अक्ष का क्या होता है, नाम बताओ। वास्तविक अक्ष। कौन सा अक्ष है बेटा? ये वास्तविक अक्ष, रियल अक्ष। इसका नाम बताया था मैंने आपको काल्पनिक अक्ष। काल्पनिक अक्ष का मतलब होता है इमेजिनरी अक्ष। कौन सा? इमेजिनरी। ये है रियल, एक्स एंड वाई। जैसे 10th क्लास में एक्स अक्ष को भुज बोलते थे, वाई अक्ष को कोटि बोलते थे, ऐसे ही 11th क्लास में आएंगे तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे। कल हमने आपको बताया था कि रूट के अंदर कोई भी माइनस आ जाए, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, कोई भी डिजिट आ जाए माइनस का, तो उसको हम क्या करते हैं, √-1 मल्टीप्लाई √5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से √-5 आएगा। फिर हमने बताया था कि √-1 को आयोटा कहा जाता है √5। इसका मतलब आ गया √5 आयोटा। यानी कि सिंपल भाषा में कभी भी रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो आप उसको हटा सकते हैं और डायरेक्ट आयोटा लगा सकते हैं। ये संख्याएं होती हैं बेटा काल्पनिक संख्या। इन संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसको राइट करते हैं बेटा IM, इमेजिनरी ऑफ Z। अब धीरे धीरे चलेंगे अपन, अब Z के बाद आएंगे। Z क्या होता है? IM का मतलब समझ में आ गया, इमेजिनरी काल्पनिक संख्या। Z के पास आएंगे तो Z का मतलब सुनो। अब आप देखो, Z का मतलब होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिंबल है, सम्मिश्र संख्या। इसको कहा जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपने 10th क्लास तक पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर पढ़ी थी आपने, उसको वहाँ n से लिखते थे। n का मतलब नेचुरल। प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती हैं, वो संख्याएं होती हैं n से डिनोट। फिर इसी प्रकार से यहाँ चलता है Z का मतलब सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात आती है साहब सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं। अब आप देखो बेटा, सम्मिश्र संख्या उन्हें कहते हैं जिसमें वास्तविक और काल्पनिक यानी कि रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर मिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। वे संख्याएं जो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, या जिनमें वास्तविक और काल्पनिक को मिला दिया जाए तो उससे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो कौन सी होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं होती हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। अब याद हो गई कि साहब वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? जो भी आपके सामने जो भी संख्या आएगी रूट वाली, बिना रूट वाली, जितने भी होती हैं बटे वाली, सब वास्तविक संख्या होती हैं। फिर साहब काल्पनिक कौन सी होती हैं? काल्पनिक केवल वो होती हैं जिसमें आयोटा आता है, जिसमें रूट के अंदर माइनस आता है। याद रहेगा ना, रूट के अंदर माइनस आएगा तो समझ जाना वो कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर है वो? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको? काल्पनिक संख्या। जिसमें आयोटा नहीं आता वो कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या। तो इसको नॉर्मल रूप में z इज इक्वल टू जैसे a प्लस आयोटा b, इसको क्या बोलते हैं बेटा? आयोटा बोलते हैं। मैंने कल बताया था आपको, आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा का मान भी मैंने आपको बताया था, इसका होता है √-1, जो आपको याद करना था और याद कर लिया होगा। तो इसमें यह एक सम्मिश्र संख्या है। ए होता है, इसको बोलते हैं रियल भाग, रियल पार्ट, वास्तविक भाग। इसको बोलते हैं बेटा काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। ये वाला रियल पार्ट, ये वाला इमेजिनरी पार्ट, मतलब वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग। आयोटा का जो भी कोफिशिएंट होगा, आयोटा का जो गुणांक होगा, आयोटा का जो पड़ोसी होगा, उसको काल्पनिक भाग कहा जाएगा, और जो बिना आयोटा वाला होगा उसको वास्तविक भाग कहा जाएगा। वास्तविक भाग को RE रियल ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, काल्पनिक भाग को इमेजिनरी ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है IM ब्रैकेट Z का मतलब काल्पनिक भाग, रियल RE ब्रैकेट Z इसका मतलब वास्तविक भाग। मैं आपसे कहूँ इसमें मुझे रियल भाग बताओ तो आप कहेंगे रियल भाग A है। मैं कहूँ बेटा इमेजिनरी भाग बताओ तो B है। इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है, वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। केवल इस टॉपिक के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखते हैं, सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक भाग कौन सा होता है, काल्पनिक भाग कौन सा होता है, इसके बारे में केवल आपको बेसिक नॉलेज दी जा रही है। ये मैंने एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया छोटा सा, z इज इक्वल टू 5 + 7 आयोटा, 5 + 7 आयोटा। मैं आपसे कहूँ कि मुझे रियल भाग बताएं तो आप कहेंगे साहब 5 है। मैं कहूँ कि इमेजनरी भाग बताओ, आप कहेंगे 7 है, आयोटा का कोफिशिएंट 7 है। तो ये आ गया IM ऑफ Z, काल्पनिक भाग, रियल ऑफ Z, वास्तविक भाग। वास्तविक भाग यहाँ होता है बिना आयोटा वाला, काल्पनिक भाग आयोटा का पड़ोसी होता है। अब आप किसी भी नंबर से रियल और वास्तविक भाग, रियल एंड इमेजिनरी भाग बता सकते हैं। मैं आपको फिर एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, z इज इक्वल टू 1 - 4 आयोटा। अब आप में से देखते हैं कौन सा विद्यार्थी मुझे बताएगा, जल्दी बताओ। रियल ऑफ z, रियल ऑफ z मालूम लग गया सबको 1। मैं कहूँ इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z कितना हो गया बेटा? -4, माइनस को यूज़ करना होगा। आयोटा का कोफिशिएंट इज -4, नेगेटिव साइन आपको राइट करना है। यहाँ प्लस था तो इसलिए 7 आ गया, या माइनस है तो -4 आ गया। तो हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से यानी कि सम्मिश्र संख्या से वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को पहचान करना बता दिया है, और आप पहचान चुके होंगे, यानी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके आगे अपन बढ़ते रहते हैं। देखिए वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। आयोटा, आयोटा को मैंने बता दिया था √-1, आपको याद हो गया होगा। आयोटा स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू होती है -1। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब होती है बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, और आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा। दोबारा देखो, आयोटा का तो पता लग गया, याद करना है।
आयोटा स्क्वायर का मान याद रखो -1 होता है। बहुत काम आएगा आपको, आप अच्छे से याद कर लो, बार बार यूज़ करेंगे तो आपको याद रहेगा। 12th क्लास में, कॉलेज में आपको आगे तक काम आएगा। ध्यान रखना, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। हमने इसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड से। आयोटा क्यूब, जब घात 3 आ जाए तो 3 का मतलब है 2 और 1 अलग, क्योंकि आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 1, आयोटा आयोटा आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3 के टुकड़े कर लिए, 2 अलग और 1 अलग। और आयोटा स्क्वायर का मान आपको पता लग चुका है, ऊपर लिखा हुआ है, इसकी जगह हमने -1 लिखा है, मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा। तो हम आपको बता दिए आयोटा की क्यूब का मान याद कर लो, माइनस आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर याद कर लो, -1 होता है। आयोटा 4 पे आ जाएंगे तो आयोटा 4 देखना बेटा, आयोटा 4 का मतलब आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर, इसका मान भी -1, इसका मान भी -1 और प्लस का 1 याद कर लो। जब घात 4 आ जाए तो आप डायरेक्ट लिखना 1। ये तो मैंने केवल आपको समझाया है, ऐसे राइट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आयोटा की पावर 4 का मान 1 लिखना है। आयोटा क्यूब आ जाए तो डायरेक्ट माइनस आयोटा लिखना है। आयोटा स्क्वायर आ जाए तो डायरेक्ट -1 लिखना है। और आयोटा को तो आयोटा ही रखना है, इसकी जगह केवल आयोटा लिखा जाता है, इसकी जगह ये नहीं लिखते ज़्यादातर जगह, ठीक है ना। जब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को तो √-1 मिल जाए तो वहाँ आप आयोटा लगा दें, ताकि पता लग जाए कि आयोटा आ गया यानी काल्पनिक संख्या है। तो यदि आपको ये याद है कि आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, तो अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हम आयोटा की पावर 5 का मान, आयोटा की पावर 6 का मान, आयोटा की पावर 7 का मान, आयोटा की पावर 8 का मान, आयोटा की पावर 100 का मान, आयोटा की पावर 500 का मान, ऐसे हम किसी भी घात का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या बताया मैंने आपको बेटा कि आयोटा की घात पहले हम प्लस की सिखाएंगे, जब आपके दिमाग में प्लस की बैठ जाएंगी तो फिर हम आपको माइनस की सिखा देंगे। तो घात या तो प्लस की होती हैं या घात माइनस की होती हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा पहले हम प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखना, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपको मैं छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ। आयोटा की पावर 12 का मान ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात, नोट डाल के दिमाग में बिठा लो, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, कंप्लीट, यानी जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 का गुणज, दूसरी भाषा में बोल दें 4 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 या मल्टीपल ऑफ 4, 4 का भाग चला जाए या 4 का गुणज हो, उसका मान हमेशा 1 होता है। याद कर लें, हमेशा उसका मान 1 होता है। ये परमानेंट आप अपनी मेमोरी में बिठा लें। तो बताओ, आयोटा की पावर 12 का मान 1 आंसर आ गया। ऐसे डायरेक्ट देख के आप बोल सकते हैं। मैं आपसे कहूँ आयोटा की पावर 100 का मान बताओ, आप सोचो कि 100 में 4 का भाग जाएगा क्या? जाएगा। कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। मैं कहूँ आयोटा की पावर 80 का मान बताओ, आप कहेंगे 80 में 4 का भाग जाता है क्या? जाता है। तो बताओ उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। बस अब बात करते हैं साहब 4 का भाग नहीं जाए तो। पहले तो देख लीजिए साहब, 4 का भाग जाए तो उत्तर 1, और नहीं जाए तो अब उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आयोटा की पावर जैसे 22 का मान ज्ञात करो। अब दिमाग में आप जल्दी सोचो, क्या 22 में 4 का भाग जाएगा क्या? 22 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा? आयोटा की पावर 22 का मतलब आयोटा की पावर 20 में तो जाएगा, क्योंकि 20 में 4 का भाग जाएगा। यहाँ पे 22 है, यानी 20 जो संख्या है उसके आगे पीछे देख लो, 4 का भाग कहाँ तक जाएगा, शेषफल क्या बचेगा ये समझो आप। 4 का भाग देने के बाद शेषफल, तो 22 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2, ठीक। तो 20 और 2 22,
समझ गए, टुकड़े कर लिया करो उसके। तो अब इसका मान तो आपको याद हो गया क्योंकि 20 में भाग जाता है 1। इसका मान मैंने ऊपर याद करवा दिया। आप देखो ऊपर ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, आयोटा की पावर 2 का मान देखो ये लिखा हुआ है, कितना है -1 और गुणा कर दो, उत्तर आ गया -1। तो बताओ आयोटा की पावर 22 का मान कितना आया -1। ये एक सिस्टम है, बताया आपको मैंने, ठीक है। साइड में लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 2 का मान -1, आयोटा की पावर 20 का मान 1, इसलिए हमने इधर लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आयोटा की पावर जैसे आ गई हमारे पास में 13। चलो देखते हैं बेटा, आयोटा की पावर 13 का मान हमको निकालना है। तो आप सोचो जल्दी, 13 में भाग जाएगा क्या, जाएगा 12 और 1 13, 12 और 1 कितने 13, ठीक है। इसका मान 12 का हमको पता हो गया हमेशा के लिए 1 होता है। आयोटा की पावर 1 का मान आयोटा ही रखेंगे, ये हो गया आयोटा एकम आयोटा। आंसर आपको आयोटा के रूप में ही देने हैं, यानी कि ये नहीं आयोटा का मान आप √-1 लिख दें, ऐसा नहीं, ठीक है। आयोटा तो आयोटा ही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हमने आपको कहा आयोटा की पावर 35 का मान बताओ। अब आपने सीखा है तो आप अपने आप बताओगे। आयोटा की पावर 120 का मान बताओ, शाबाश। 8 आयोटा की पावर 135 का मान बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आयोटा की पावर 202 का मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 आयोटा की पावर 82 का मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 आयोटा की पावर 238 का मान बताओ। देखते हैं आप में से कौन सा स्टूडेंट वेरी फास्ट करता है। आयोटा की पावर 1000 का मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 आयोटा की पावर 540 का मान बताओ। हमने बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 आयोटा की पावर 122 का मान बताओ। देखो मैंने कितने क्वेश्चन लिख दिए आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन लिख दिए ना। तो आपको यदि ये मालूम लग गया होगा कि ये मान कैसे आते हैं, कितने कितने होते हैं। जिसमें 4 का भाग जाता है उसका मान 1 होता है, जिसमें नहीं जाता है उसके मैंने एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। अब आप देखते हैं इनमें से कौन से स्टूडेंट, आप में से कौन कौन से क्वेश्चन वेरी फास्ट, यानी आप देखते ही बता सकते हैं। देखो बेटा, एक आज आपको सोल्व करना पड़ रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको मान याद हो जाएंगे तो फिर आपको समय नहीं लगेगा। आप देखते ही बेसिक विदाउट पेन से आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने आपको आज केवल ये बताया कि आयोटा की घात आने पे कैसे हल किया जाता है, वास्तविक अक्ष क्या होता है, काल्पनिक अक्ष कौन सा होता है, सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं, वास्तविक भाग काल्पनिक भाग कैसे ढूंढते हैं। केवल नॉर्मल जानकारी दी है, मैंने कोई फॉर्मूला आपको नहीं सिखाया, ठीक है। तो जितना आपको बताया जाता है आप उसको अच्छे से देखें, ध्यान से सुनें और समझें, फिर आप रफ रजिस्टर उठाएं, रफ रजिस्टर में उनको आप राइट करके अपने हिसाब से सोल्व करें। यदि आप मेरे साथ साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। आपके अंदर इंटरेस्ट बन जाएगा ऑटोमेटिक सब्जेक्ट को पढ़ने का। मैथमेटिक्स इज ए वेरी सिंपल सब्जेक्ट। आप यदि इसको टफ मानते हैं वो गलत है। सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। यदि आप अच्छे से समझते हैं, उसको अपनी मेमोरी में बिठाते हैं, यदि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ठीक है बेटा। और एक बात और सुन लो, विद्यार्थी जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, लाइक करें, हर वीडियो पे कमेंट्स किया करो, ठीक है। बाय बाय, फिर हम अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें।